नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज से एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। प्रधान न्यायाधीश यू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ये तय करने जा रही है कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके को दिया गया 10% आरक्षण सही है या नहीं है। आपको ध्यान होगा कि 2019 में ठीक चुनाव से पहले मोदी सरकार ने 103वां संशोधन करके सवर्णों को खुश करने की कोशिश की थी। चुनाव में उन्होंने इसे भुनाया भी था। अधिकांश विपक्ष भी उसके इस कदम का विरोध नहीं कर सका था, क्योंकि वो भी सवर्णों को नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन सरकार के इस कदम पर कई गंभीर सवाल तब भी खड़े किए गए थे। पहला सवाल तो यही था कि ये संशोधन संविधान सम्मत है या नहीं है। संविधान में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए तो विशेष प्रावधान करने की व्यवस्था है, मगर आर्थिक रूप से आरक्षण देने का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो गया था कि ये संविधान के साथ कहीं खिलवाड़ या धोखाधड़ी तो नहीं है। याचिकाकर्ता ने यही सवाल उठाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में पूछा है कि कहीं इससे वंचितों की रक्षा होने के बजाय विशेषाधिकार प्राप्त जातियों को लाभ तो नहीं दिया जा रहा है। दूसरा सवाल ये उठाया गया है बल्कि कि उनके हक में सेंधमारी तो नहीं है जिन्हें वास्तव में संविधान ने हक दिया है इस तरह के प्रावधानों के जरिए लाभ उठाने का। यानी सामाजिक न्याय की धारणा पर ये चोट तो नहीं करता है संशोधन। आखिर आरक्षण का मकसद विभिन्न जगहों पर दलित पिछड़ों की नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना था। ये कोई गरीबी हटाओ योजना का हिस्सा नहीं था। तीसरा सवाल, कहीं इस संशोधन से देश में जातीय विभाजन तो और नहीं बढ़ रहा है। चौथा सवाल एक और है जो संविधान से ही जुड़ा हुआ है, क्या संशोधन उन निजी संस्थानों पर लागू करना सही होगा जिन्हें किसी तरह की सरकारी आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। तो ये कुछ सवाल हैं। कुछ और सवाल होंगे जो इस बहस के दौरान उठेंगे। जो हमारे साथ बहस में हिस्सा लेने के लिए मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हमें इस मामले पर कुछ एक साफ राय बनाने में मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय अपने मेहमानों से करा देता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरेंद्र नागर हैं, जाने माने वकील फिरदौस मिर्जा साहब हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव हैं, और दो सामाजिक न्याय और सामाजिक मसलों पर बेबाक राय रखने वाले विद्वान मौजूद हैं, डॉक्टर रविकांत और डॉक्टर लक्ष्मण यादव। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मण जी, अब ये पूरा कंसेप्ट आपके सामने है कि इसका पर्पस क्या था, इसका आधार क्या है, और इससे हालांकि जो पिटिशनर्स हैं वो कह रहे हैं कि इससे सामाजिक वैमनस्यता बढ़ी है, यानी जातियों के बीच में दुराव बढ़ा है इस रिजर्वेशन के बाद। अभी फिरदौस साहब कह रहे हैं नहीं, इससे कम हुआ है। आपकी क्या टिप्पणी है? एक तो जो आधार है उसी को लेकर एक बड़ा विमर्श चलता रहा है पिछले कई वर्षों से। आर्थिक आधार की गुंजाइश संविधान में है भी या नहीं है? फिरदौस साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल है। जी शुक्रिया मुकेश जी, इस तरह के बेहद जरूरी विषय पर बातचीत रखने के लिए। दिलचस्प बातचीत है, पूरा वाकया है, दिलचस्प है। पहले तो मैं ये टिप्पणी कर दूं, चूंकि सुनवाई शुरू हुई है और 5 जजेस की बेंच है और 5 के 5 लोग सवर्ण हैं और वो लोग बैठकर फैसला करने जा रहे हैं कि ये सवर्णों को आरक्षण मिलेगा कि नहीं। 5 जज सवर्ण हैं। इसे मैं सवर्ण आरक्षण क्यों कह रहा हूं, वकील साहब बैठे हुए, उन्होंने अभी स्पष्ट भी कर दिया कि जिन भी लोगों को किसी किस्म का आरक्षण मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण उन्हें नहीं मिलेगा। तो एससी, एसटी, ओबीसी तीनों इससे बाहर हो गए, फिर बचा कौन? सवर्ण। इसलिए सवर्ण आरक्षण है। ये एक विडंबना है, इस जगह पर हम लोग बात कर रहे हैं। 2 तरह से इस पे बात हो सकती है। एक जो आम धारणा है इस देश में, जो आम बहस चल रही है कि जिस पर अभी उन्होंने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस संविधान सम्मत है, क्योंकि भारत के संविधान ने नए भारत के बनने में गरीबी उन्मूलन
यानी आर्थिक समानता का भी एक संकल्पना धारण की। बिल्कुल ठीक बात है। आरक्षण गरीबी उन्मूलन की उस संकल्पना के भीतर आता है या बाहर? हमने 75 साल के अमृत काल में भी अपने नागरिकों के बीच इस पर एक स्पष्ट समझ बनने नहीं दी। आरक्षण का आधार, खासकर अभी बात करें अगर एससी और एसटी के लिए, तो वो आर्थिक है ही नहीं। आरक्षण दिया इसलिए गया उस समय कि नया राष्ट्र जो बनेगा, जिसमें उनकी आबादी 15 और 7.5% है, वे लोग अगर समाज के सो कॉल्ड मुख्य धारा में नहीं है, तो उन्हें हम विशेष प्रावधान, अफर्मेटिव एक्शन के जरिए थोड़ा एक ऐसा तरीका अपनाएं कि नया राष्ट्र जब बने तो उसमें वो भी शामिल हो। कौन लोग? जो गरीब मात्र नहीं है। क्राइटेरिया क्या बनाई गई? सामाजिक सांस्कृतिक जो पिछड़ापन है। ओबीसी जब जुड़ा, मंडल कमीशन अनुच्छेद 340, उसमें शैक्षणिक पिछड़ापन भी जोड़ा गया। तो सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक पिछड़ापन, यह एक जमीन तैयार की गई जिस पे आरक्षण लागू किया गया। इसे गरीबी उन्मूलन से क्यों जोड़ दिया जाता है? आपत्ति नंबर 1। और इसका जवाब यह है कि जब से यह मुल्क आजाद हुआ, गरीबी उन्मूलन के लिए दर्जनों, और अब अगर सबको मिला लें तो सैकड़ों योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के गरीबी रेखा यह देश निर्धारित करता है। जो लोग आर्थिक रूप से वंचना के शिकार हैं, उनके लिए सैकड़ों योजनाएं इस वेलफेयर स्टेट में हैं, जो उनकी गरीबी दूर करने के लिए है। रिजर्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, क्लियर कट है। पता नहीं इस देश के लोगों को समझ में क्यों नहीं आता। एक रेफरेंस दे रहा हूं मुकेश जी, मंडल कमीशन बना, काका कालेलकर कमीशन बना, तो एक डिबेट रही कि जो पिछड़ापन है, क्योंकि एससी और एसटी की तो जनगणना थी, तो उनके आधार पर उनको मान लिया गया। ओबीसी के लिए कमेटी बनाने का प्रावधान था अनुच्छेद 340 कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े कौन लोग हैं, इसके लिए कमेटी बनेगी। काका कालेलकर ने कहा कि वो आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, वो वैलिड नहीं हुई और वो एक्सेप्ट नहीं हुई। मंडल कमीशन ने अपने सर्वे और तमाम चीजों से कहा कि ये जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है, यह जाति आधारित है, इसलिए पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सामाजिक और शैक्षणिक जाति आधारित आरक्षण देना होगा। कोर्ट में चैलेंज हुआ, 9 जजेस की बेंच ने सुनवाई की और उस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर माना कि बिल्कुल ठीक बात है, जाति के आधार पर चूंकि पिछड़ापन है, इसलिए ओबीसी को रिजर्वेशन जाति के आधार पर मिला। उसका कोटेशन पढ़ रहा हूं जो पीपी मंडल का बहुत शानदार कोटेशन है। इक्वलिटी अमंग्स इक्वल, ये जो समानता की धारणा है ना, ये समान लोगों के बीच काम करती है। असमान लोगों के बीच समानता लाने के लिए नीति असमान ही होगी। अब चूंकि वक्त कम है, अगले फेज में बाकी बातें कहूंगा, वरना इन 70 साल पहले का एक तर्क दिया गया, 1 मिनट में कुछ जवाब और दे दूं। 70 साल पहले का तर्क दिया गया पूर्व के वक्ता द्वारा कि यह विमर्श तो बहुत पुराना है साहब। बिल्कुल ठीक बात है, इस देश को जाति जनगणना करा लेनी चाहिए। आधा जवाब तो जाति जनगणना दे देगी। कोई ओवर रिप्रेजेंटेड है क्या, कोई अंडर रिप्रेजेंटेड है क्या? अब इसमें यह मत कहिएगा कि जाति जनगणना कराने से जातिवाद बढ़ जाएगा। आप धर्म गिनते हैं, आप भाषा गिनते हैं, एक बार अपनी बीमारी को पहचानिए, फिर उसका इलाज करिए। गरीबी के आधार पर नहीं, इसका जवाब दे दिया। 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन बिना गिनती के कैसे आपने तय किया कि 10% देंगे? इसलिए मैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को एक फ्रॉड कह रहा हूं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। 8 लाख की सालाना इनकम, 8 लाख की सालाना इनकम, अच्छा ये छोड़ देते हैं, अभी इक्वलिटी, इक्वल प्लेइंग फील्ड और सोशल इंजस्टिस पर आखिरी टिप्पणी कर दूं मुकेश जी। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जब तक नहीं आया था तब तक मेरिटोक्रेसी की बात हो रही थी, अब कट ऑफ नीचे जा रही है। अगले फेज में उसका जवाब दूंगा कि कैसे ये कॉन्सेप्चुअली भी रॉन्ग है। जी जी नीरज, ये बड़ा दिलचस्प अभी शुरुआत जहां से की थी लक्ष्मण जी ने कि 5 के जज हैं बेंच में और 5 सवर्ण हैं। अब आप देखिए कि 75 साल में हम नुमाइंदगी के इस स्तर तक पहुंचे हैं जहां जिन वर्गों के बारे में चिंताएं हैं, जिन वर्गों के हक छीने जाने की बात है, उस बेंच में एक भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। और हम सब जानते हैं कि हमारी जुडिशरी में कितने पूर्वाग्रह, दुराग्रह इन वर्गों के प्रति हैं, जो बार बार
अदालतों के बयानों से, जजों के बयानों से, उनके निर्णयों से सामने आते रहे। तो इसीलिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क तो इस बेंच पर ही लग जाता है। हालांकि हमें ये अधिकार नहीं, पता नहीं इसी को आधार पे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर सकता है, लेकिन ये प्रश्न उठ रहा है। आप कह रहे हैं कि इससे जातिगत कटुता बढ़ रही है। अभी फिरदौस साहब ने कहा, वहाँ एक दूसरे मेहमान भी कह रहे थे कि इसने कम से कम उस वर्ग के गुस्से को, नफरत को थोड़ा कम कर दिया। एक तो जो मेरिटोक्रेसी की बात बार बार करते थे, अब उन्होंने करना बंद कर दिया, क्योंकि वो 10% उनको मिल गया है, बिना मेरिट के मिलेगा, तो ये तर्क उनका ध्वस्त हो गया। और दूसरा, जातिगत कटुता जो इस वजह से पैदा होती थी कि इतना आपको मिल रहा है और हमें कुछ नहीं मिल रहा, वो भी खत्म हो रही। तो क्या ये इसके प्लस पॉइंट की तरह तौर पर देखे जा सकते हैं? बिल्कुल। आपके जवाब पर आने से पहले एक इजाजत चाहूंगा, बस बहुत फौरी टिप्पणी। पहली बात ये कि फिरदौस साहब ने इस बार बहुत अच्छी अच्छी कुछ बातें कही हैं, लेकिन उसमें मैं जोड़ दे रहा हूं शायद। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो मुसलमान ओबीसी उस ओबीसी में शामिल है, लेकिन एससी में शामिल नहीं है। वो तो मांग ये कर रहे हैं कि हमें एससी में भी मिले, और वो एक चीज है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में बेसिकली अपर कास्ट एक रिजर्वेशन है, ये क्लियर होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि जो फिरदौस साहब ने कहा ना कि एजुकेशन में ये 100+10 है, इसलिए इसका विरोध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सहमत हूं। ओबीसी रिजर्वेशन तो 100+27 और ओवरऑल 54 था, उसका विरोध क्यों हुआ? और ओबीसी रिजर्वेशन के लिए जो एक्स्ट्रा सीटें, एक्स्ट्रा फंड था, वो नए इंस्टीट्यूशन बनाने और सीट बढ़ाने में नहीं खर्च हुआ, विश्वविद्यालयों के चमकाने में, टाइल्स में खर्च कर दिया इस देश ने। इतना बड़ा घोटाला ओबीसी रिजर्वेशन का, और फिर भी आज तक ओबीसी रिजर्वेशन एक्सेप्ट नहीं है। तीसरी बात, 50% में से 10% ईडब्ल्यूएस। नागर साहब जो बात कह रहे थे, अगर 50% यूआर पोस्ट है, उसका मतलब है अनरिजर्व, ओपन फॉर ऑल। यानी अगर ये अनरिजर्व नहीं रहेगा तो 31 की कास्ट सेंसस जिस ओबीसी आबादी को 52 कह रही है, फिर तो सबसे ज्यादा इनजस्टिस उनके साथ हो जाएगा, क्योंकि उनको रिजर्वेशन 27 मिला है। अगर आप उन्हें 27, जो कि किया जा रहा है, ये इस देश के ओबीसी को नहीं पता, थोड़ा कॉमन वर्ड होने में ज्यादा बिजी है इसलिए। लेकिन जब ये पता, अगर आप यूआर कर देंगे, रिजर्वेशन उनका कर देंगे, तो वो तो सब चले जाएंगे। आखिरी बात कि ये जो देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं मुकेश जी, रिजर्वेशन बेसिकली प्रतिनिधित्व का सवाल है। रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण रिजर्वेशन की संकल्पना पर हमला है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम गरीब का विरोध नहीं कर रहे। और हमने फिर से तर्क दिया, इस देश में गरीबों के लिए वेलफेयर स्टेट ने अरबों रुपए खर्च किए और सालाना खर्च कर रहा है ये देश। हम गरीब विरोधी नहीं है। और तमाम रिसर्च ऐसे कह रहे हैं कि गरीब भी जाति के आधार पर कैसे होते हैं। अब एक और बात, जो ओवर रिप्रेजेंटेड है, उसे अंडर रिप्रेजेंटेड वाली पॉलिसी से कैसे आप इफेक्ट दे रहे हैं, ये ईडब्ल्यूएस है। अब इस पे संसद कोर्ट में बहस होगी और बाकी चीजें होंगी, वो एक बात। अब आपके सवाल पर आते हैं। फिरदौस साहब ने कहा कि आप जिसे केवल सवर्ण रिजर्वेशन कह रहे हैं, दरअसल वो सवर्ण रिजर्वेशन नहीं है, उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबको भी हिस्सेदारी मिल रही, जो वहां नहीं मिल रही है, और उनको फायदा भी हो रहा है इससे। इस तर्क को आप कैसे काटेंगे? मुकेश जी, बिल्कुल क्लियर बात है। मैं जब सवर्ण कह रहा हूं तो एक तो यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि सवर्ण केवल हिंदुओं में होते हैं। खान पठान, शेख सैयद, अशराफ से लेकर के जैनिज्म और तमाम जगहों पर एक खास किस्म की सोशल हायरार्की है, एक बात। दूसरी बात ये कि आर्थिक आधार पर जब आप इसे कह रहे हैं, तो फिर से मैं कह रहा हूं कि अब ये जो सवर्ण आरक्षण, मैं इसे क्यों कह रहा हूं? मैं इसे इसलिए कह रहा हूं कि आज भी मुस्लिम कम्युनिटी में जो कन्वर्टेड एससी हैं, वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें इसका रिजर्वेशन की पॉलिसी मिले। बुद्धिज्म में जो शेड्यूल कास्ट पे चला गया, उसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। मंडल कमीशन जब आया तो एससी में इनको रिजर्वेशन मिला, मुसलमान को नहीं मिला। ओबीसी में सबको मिल गया, तो बचा कौन? ये मेरा एक तर्क है, एक आर्गुमेंट है। इस पे फिर आप इस पे और डेटा कलेक्शन करके इसका आगे बहस को बढ़ा सकते हैं।
आर्थिक आधार पर आरक्षण है। मैं फिर से कह रहा हूं, अपर लिमिट, और बड़ी अच्छी बात फिरदौस साहब ने कही है कि ये जो आर्थिक गरीबी का कार्यक्रम है, यह पहले नापा तो जाए। जिस देश में गरीबी रेखा ही तय नहीं हो पा रही, 32 रुपए है कि 28 रुपए है कि 52 रुपए हो गई है। अब एक आखिरी बात कि जब आप गरीबी मापेंगे तो कैसे मापेंगे? आप सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन के लिए 1000, 2000, 5000 साल का इतिहास आपके सामने। गरीबी का कोई इतिहास नहीं होता। मैं एक बस सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, मुझे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनानी है। मैं जानता हूं कि सर्टिफिकेट कहां से बनती है, मैं जानता हूं कि कैसे कैसे बनती है। जिस साल मेरे बच्चे का एडमिशन होगा मैं गरीब हो जाऊंगा, अगले साल फिर अमीर हो जाऊंगा। ये मैं एक कयास लगा रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये इसलिए ये जो गरीब, और ये बात, और मुकेश जी, जब ये इंदिरा साहनी जजमेंट में ये पूरी बहस चल रही थी तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने भी सवर्णों को खुश करने के लिए एक प्रस्ताव दिया था कि गरीबी के आधार पर, क्योंकि ये आइडिया तो आ रहा है बंच ऑफ थॉट से, जिसमें आरक्षण का विरोध किया गया है बंच ऑफ थॉट में। और उस समय बंच ऑफ थॉट कहता है कि पिछड़ापन और सारी चीजें केवल गरीब के साथ होती हैं। नहीं सर, जिस दिन जाति उन्मूलन, जाति के आधार पर जो कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन है वो हम समझने लगेंगे ना, तो हम समझ जाएंगे कि ये मामला पिछड़ेपन और गरीबी का नहीं है। न्याय का फर्ज ये है कि गरीब के विरोध में न खड़े हों, लेकिन आरक्षण गरीबी उन्मूलन नहीं है। जब हम ये तर्क नहीं समझेंगे तो हमको लगेगा कि हम गरीब के खिलाफ खड़े हैं। हम गरीब के खिलाफ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जब इनकी सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब ये कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अच्छा आप गरीबी सवर्णों में किस आधार पर मापेंगे, तो वो आधार नहीं बताया गया। इस बार तो डिबेट ही नहीं हुई, इस बार तो केवल फरमान सुनाया गया कि ईडब्ल्यूएस लागू है। गनीमत है 3 साल बाद सुनवाई हो रही है, शायद इससे कुछ बेहतर निष्कर्ष निकल कर जाए। जी, मैंने जो प्रश्न पूछा था लक्ष्मण जी, उसका जवाब नहीं मिला कि एक तो मेरिटोक्रेसी का सवाल ध्वस्त हो गया ये इस वजह से, दूसरा जाति कटुता भी इससे कम हुई। बहुत बहुत संक्षेप में इसका जवाब देना चाहूंगा। ठीक बात है, बैसाखी है, भीख है, बहुत कुछ कहा गया आरक्षण के लिए। मुझे याद है कर्पूरी ठाकुर बिहार में मुख्यमंत्री थे, रिजर्वेशन लागू किया, और इवन कर्पूरी ठाकुर ने 3% सवर्ण आरक्षण भी दिया था। फिर भी कर्पूरी ठाकुर को आरक्षण के लिए कितनी गालियां मिली हैं, ये तो इस देश में एक अलग बहस है। बीपी सिंह कभी स्वीकार नहीं हो पाए, अर्जुन सिंह कभी स्वीकार नहीं हो पाए, ये एक अलग पॉलिटिकल डिबेट है। मेरिट की बात है, मेरे अपने विश्वविद्यालय में, नागर साहब के बात में एक फैक्ट भी दे दूं, मैंने खुद आरटीआई लगाई और इस बार भी लगाई, अब तो आरटीआई कमजोर कर दिया गया। 2020 तक इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 99% प्रोफेसर की पोस्ट पे केवल सवर्ण लोग हैं, और रिजर्वेशन लागू होने के बाद ओबीसी के 98%, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बोला, राउंड फिगर, 98% ओबीसी का, और केवल 9 प्रोफेसर है पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में ओबीसी के। अगर ये यू आर ओपन फॉर ऑल था, और नागर साहब जहां रिटन एग्जाम होता है वहां तो ये ओपन फॉर ऑल हो जाता है, जहां फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू पर होता है, जैसे 5 जज सवर्ण लोग बैठे हैं ना, वैसे ही वहां पर विश्वविद्यालयों में जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं, और बहुत अनकल्चरली वो चीजें चलती हैं, तो वो मेरिट नहीं देखते, वो कास्ट देखते हैं, वरना देश के विश्वविद्यालयों में यह हाल नहीं होता। मेरिट का सवाल अब आया, चलो ईडब्ल्यूएस लागू हो गया। मेरे पास अब समय कम है मुकेश जी, आप कहेंगे तो मैं दस्तावेज दे दूंगा। अब तक कम से कम 45 ऐसी रिजल्ट मैं देख चुका हूं जिसमें शेड्यूल कास्ट से भी कम मेरिट गई है ईडब्ल्यूएस की, और अभी 3 नंबर पर उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में नियुक्ति हो गई, 3 नंबर पे। और ये वो लोग हैं जो बार बार ये आरोप लगाते रहे कि अगर रिजर्वेशन लागू होगा तो ये तो देश जो सोने की चिड़िया है वो तो बर्बाद हो जाएगा। गोया इसके विश्वविद्यालय टॉप 100 में, टॉप 10 में थे। ये मेरिटोक्रेसी नहीं रही। ईडब्ल्यूएस की मेरिट बहुत नीचे जा रही है। जातिगत कटुता का जहां तक सवाल है, कटुता देखिए, कटुता किसी आरक्षण से नहीं आएगी। मंडल कमीशन ने बड़ी शानदार बात कही, आरक्षण बीमारी की दवा नहीं, दर्द की दवा है। हमने सोशल जस्टिस की पूरी फिलॉसफी को केवल रिजर्वेशन तक महदूद कर दिया। सोशल जस्टिस में इकोनॉमिकल जस्टिस, जेंडर जस्टिस, सब तरह का जस्टिस है। जब तक हम उस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे,
दर्द के इलाज से आप ये मत सोचे कि जातिगत कटुता खत्म हो जाएगी। लोगों ने नहीं कबूल किया कि हमारे बगल में कोई बैठ करके किसी नीची जाति का व्यक्ति हमारे से ऊपर, प्रमोशन रिजर्वेशन का विरोध इसलिए किया जाता है। और जहां रिजर्वेशन नहीं है, मेरी गुजारिश है इस देश के बुद्धिजीवियों से, जहां आरक्षण नहीं है एक बार उसका डेटा पब्लिक कर दें कि जब आरक्षण नहीं है तो आप कौन लोग बैठे हुए हैं। कटुता दूर करने के लिए सोशल कल्चरल डिबेट करनी होगी, वो रिजर्वेशन से नहीं जाएगी।